नमस्कार, आदाब। हमारे सभी दर्शकों को नववर्ष की शुभकामनाएं। मैं स्मिता शर्मा हूं और 2025 की शुरुआत के साथ शुरू हो चुकी है भारत के विदेश नीति की चुनौतियां। तो उस पर हम बातचीत करेंगे कि जहां तक सवाल अमेरिका का हो, रूस का हो, आखिर भारत की क्या विदेश नीति की चुनौतियां हैं। लेकिन आज बात भारत के पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश की, क्योंकि 2024 में दोनों मुल्कों के बीच में बहुत तनाव देखने को मिली जब अगस्त में उस वक्त की जो प्रधानमंत्री थी शेख हसीना, वो मजबूर हुई स्टूडेंट्स की प्रोटेस्ट के बाद में देश छोड़कर वो भारत आई और अभी तक भारत में ही बनी हुई हैं। हमारे साथ एम्बेसडर रीवा गांगुली दास मौजूद हैं। आप बांग्लादेश में भारत की हाई कमिश्नर रह चुकी हैं, रिटायर्ड करियर डिप्लोमैट हैं, विदेश मंत्रालय में सीनियर पोजीशंस पर आपने जिम्मेदारी संभाली है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ बात करने के लिए। धन्यवाद। अगर सबसे पहले तो मैं शुरुआत कर सकूं कि इस वक्त बांग्लादेश भारत के लिए कितनी बड़ी चुनौती है इन टर्म्स ऑफ आवर फॉरेन पॉलिसी एजेंडा। देखिए, चुनौती तो बहुत गंभीर किस्म की चुनौती है, क्योंकि इतने दिन बांग्लादेश के साथ हमारे संबंध बहुत ही गहरे थे, बहुत ही अच्छे थे। और सबसे बड़ी बात है कि बांग्लादेश की वजह से हमारी जो नॉर्थ ईस्ट की सिक्योरिटी है उसमें हम लोग काफ़ी मतलब उसमें हमारे तरफ से एक कंफर्ट जोन था। आपने देखा है कि खुद सरकार ने पार्लियामेंट में स्टेटमेंट्स दिए हैं कि इंसर्जेंसी के नंबर्स बहुत कम हुए हैं पिछले कुछ सालों में, और जो पीस नॉर्थ ईस्ट में हमने देखा है उससे नॉर्थ ईस्ट में काफ़ी ग्रोथ बढ़ा है, यूथ पार्टिसिपेशन एक उस तरफ से देखा जाए तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती थी। टेररिज्म की एक जो चुनौती है वो भी बांग्लादेश ने विद एक्सीलेंट कोऑपरेशन हमारे साथ किया। तो दोनों देशों के बीच में कोऑपरेशन की वजह से जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का जो इशू था वो भी डील किया गया। प्लस आप देखिए, कनेक्टिविटी लीजिए, ट्रेड लीजिए, पीपल टू पीपल कांटेक्ट लीजिए, टूरिज़्म, हर लिहाज से देखा जाए तो एक्सीलेंट, हमारे रिलेशंस एक्सीलेंट थे। तो जो एकदम अचानक 5 अगस्त में जो एक पॉलिटिकल चेंज आया है उसकी वजह से जो पॉलिटिकल लैंडस्केप है, सिनेरियो है, एकदम बदल गया है। और ये भी नहीं है कि उसकी जगह में एक इलेक्टेड कोई सरकार आई है कि कोई नॉर्मल किस्म की सरकार है जिसके साथ हम डील कर सकें। अंतरिम सरकार है, मोहम्मद यूनुस केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर एडवाइजर हैं इस वक्त। हाँ, तो और ज़्यादातर देखा जा रहा है कि फॉरेन माने जो सरकार है वो मल्टीपल डोमेस्टिक चैलेंजेस से डील कर रही है। देश में बार बार वो लोग यूनिटी की बात कहते हैं, उनमें एक यूनिटी की वजह से जो शेख हसीना को वो हटा सके, वो यूनिटी अभी और दिख नहीं रही है उस देश में। उस देश के अपने डोमेस्टिक चैलेंजेस बहुत हैं। तो अगर हमारा जो फॉरेन पॉलिसी का वो है कि आपके पड़ोसी देश शांति में रहे, सुख में रहे, प्रॉस्परस रहे, वो हमारे लिए सबसे अच्छी बात है। तो जो स्टूडेंट सड़कों पर आए थे बड़ी तादाद में, पिछले साल अगस्त में मैं गई थी और वहाँ आकर हमने कहा था कि मूवमेंट कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स ने ज़रूर स्टार्ट किया था। हालांकि अब पिछले कुछ महीनों में हम जिस तरीके से देख रहे हैं कि कट्टरवाद जो ताकतें हैं, इस्लामिक जो फोर्सेस हैं, वो लगातार कंट्रोल ले रही हैं, लेकिन क्या आपको लग रहा है कि इंटरनली एक डिसल्यूशनमेंट देखने को मिल रहा है? क्योंकि यूनुस साहब ने भी कहा है कि वहाँ पर इलेक्शंस जो हैं कम से कम अभी 1-1.5 साल और लगेंगे, 2 साल भी लग सकता है। तो जिस उम्मीद के साथ उन्होंने एक तरीके से ये मूवमेंट किया था, अब आउटकम्स को देखकर डिसल्यूजन में वहाँ अंदरूनी हालात में आपको नजर आ रहा है? बिल्कुल, बहुत ही ज़्यादा डिसल्यूजनमेंट है, क्योंकि सरकार दो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ों में बिल्कुल कुछ नहीं कर पाई है। एक तो है प्राइस राइज, हर चीज़ का प्राइस बढ़े ही जा रहा है। दूसरा है कि लॉ एंड ऑर्डर, मतलब अब सिचुएशन ऐसा हो गया है कि ढाका जैसे शहर में दिन दहाड़े पिक पॉकेट, छीना झपटी, रॉबरी, ये सब हो रहा है। तो जबकि आर्मी इज़ इन प्लेस, उनको मैजिस्ट्रियल पावर्स भी दिया गया है, पर लॉ एंड ऑर्डर, ये दो चीज़ें जो बेसिक हर व्यक्ति को इफ़ेक्ट करता है, उसका इन दोनों चीज़ों में सरकार कुछ नहीं कर पाई है। जो तीसरा रिलेटेड चीज़ है वो है कि जो एक सिंडिकेट जो कहते हैं कि एक्सटॉर्शन, फिर कैप्चरिंग, इलीगल कैप्चरिंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस, मार्केट्स, ये वो सारा कुछ बिल्कुल उसी तरह से चल रहा है जैसे अवामी लीग के टाइम पे था। तो बहुत लोग सोच रहे हैं कि इतना कुछ करके, इतने लाइफों को सैक्रिफाइस करके हमें मिला क्या? हम तो वी आर बैक टू स्क्वायर वन, बल्कि अब इकोनॉमिक का भी हालत बहुत ख़राब है।
ऊपर से जो सरकार है इसमें पॉलिटिकल मैच्योरिटी बहुत कम है, क्योंकि ये सरकार में एक्चुअली कोई पॉलिटिकल पार्टी है नहीं। ज़्यादातर जो लोग हैं वो एनजीओ सेक्टर से हैं, और एक बहुत बड़ा क्रिटिसिज्म है कि यूनुस साहब ने अपने इलाके से बहुत लोग लिए हैं, चट्टोग्राम से। तो बहुत लोग तो उसको एनजीओग्रामी सरकार कहते हैं, क्योंकि एनजीओ प्लस चट्टोग्राम। तो सब मिला के एक इनकॉम्पिटेंस और एक फीलिंग ये है कि समहाउ दे वांट टू डिले इलेक्शन ताकि थोड़ा अपने आप का पावर कंसोलिडेट करे। पर जनरल अनहैप्पीनेस लोगों में बहुत ज़्यादा है, डिसकंटेंट ज़्यादा है। आपने आर्मी का जिक्र किया, और आर्मी की भूमिका अगर हम इंडिया के साउथ एशियन नेबर्स में देखें तो खास करके अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो वो एक कंट्रोवर्शियल इतिहास रहा है। बांग्लादेश में भी एक लंबे अरसे तक रहा था, बिफोर शेख हसीना का लंबा टर्म देखने को मिला हमें। लेकिन आज एक जो इंटरेस्टिंग इंटरव्यू दिया है वहाँ बांग्लादेश के आर्मी चीफ जनरल वकारुज्जमान ने, उन्होंने प्रोथम आलो को दिए हुए इंटरव्यू में काफ़ी सारे पॉजिटिव बातें की हैं भारत को लेकर। कहा है कि बांग्लादेश की बहुत सारी ऐसी सुविधाएं हैं जो इंडिया पर डिपेंड करती हैं, और पानी से लेकर सरहद के अलावा कई चीज़ें हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि हमने हाल में देखा है दोनों कि भारत एक अहम पड़ोसी देश है, हम कई मामलों में भारत पर निर्भर हैं, दूसरी तरफ भारत को भी हमसे कई तरह की सुविधाएं मिलती हैं। तो भारत की बड़ी संख्या में लोग बांग्लादेश में काम करते हैं, भारत के ये कामगार दिहाड़ी के साथ स्थायी काम भी करते हैं। आर्मी की अप्रोच को आप कैसे देख रही हैं, और इन बयानों का कितना महत्व है? जनरल जमान ने जो इंटरव्यू दिया है, आई थिंक वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आर्मी चीफ जनरली प्रेस के साथ इतना ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं करते हैं, और वो बात वो खुद भी इंटरव्यू में कह रहे हैं। दूसरी बात है, ये इस चीज़ को इस्टेब्लिश, उनका ऐसा स्टैंड अलोन इंटरव्यू विद द मोस्ट प्रोमिनेंट बांग्ला न्यूज़पेपर, वो ये भी दिखाता है कि एक तरह से उनकी एक अलग सी आइडेंटिटी है, माने आर्मी इज़ अ प्लेयर इन दिस पॉलिटिक्स। तीसरी बात ये है कि वो बार बार यूनिटी की बात कर रहे हैं, और उनके इंटरव्यू का एक जो मेरे को जो लगा, जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो निकल के आ रहा है, कि वो भी कह रहे हैं कि इलेक्शन करना चाहिए। क्योंकि आई थिंक सब जगह से जो इलेक्शन वर्सेस रिफॉर्म का जो डिबेट चल रहा है बांग्लादेश में, उसमें मेरे को लग रहा है वकारुज्जमान में डेफिनेटली इन फेवर ऑफ इलेक्शन थोड़ा उन्होंने ही पुट हिज वेट बिहाइंड दैट। और आपने जैसे बोला कि भारत के विषय में भी उन्होंने काफ़ी बैलेंस तरीके से बोला कि दोनों के ही रिलेशनशिप, मतलब दे बोथ पार्टिसिपेंट्स इन अ रिलेशनशिप, और उन्होंने मतलब स्पेसिफिकली किसी इशू को लेके कुछ नहीं बोला कि जो इन अ सेंस थोड़ा सा उन्होंने एंटी इंडिया सेंटिमेंट जो बांग्लादेश में बहुत ज़्यादा है उसको थोड़ा डाउस करने की कोशिश। बट यू डू बिलीव कि इस वक्त जो आर्मी है वो बिल्कुल पीछे ही है, इट्स नॉट ट्राइंग टू प्ले एन एक्टिव रोल इन बांग्लादेशी पॉलिटिक्स? देखिए, जिस सर्कमस्टांसेस में ये सरकार पावर में आई है उसमें डेफिनेटली आर्मी इज़ अ बिग प्लेयर। मतलब आर्मी खुद भी, मतलब 5 तारीख को शेख हसीना जाने के बाद मार्शल लॉ भी लग सकता था, वो खुद डायरेक्टली लॉ भी ले सकते थे। प्लस 111 की सरकार जिसे वो कहते हैं, जहाँ केयर टेकर के पीछे पूरी आर्मी ने चलाया, वो मॉडल भी नहीं है। तो एक तरह से लग रहा है मतलब हम लोगों को कि ये एक पॉजिटिव रोल प्ले कर रहे हैं, और उन्होंने बहुत अनइक्विवोकली यूनुस गवर्नमेंट को सपोर्ट दिया है। इस इंटरव्यू में काफ़ी बार बोला है कि वी सपोर्ट देम कम्प्लीटली। जो इस वक्त सबसे बड़ा विवादित और संवेदनशील मुद्दा है, जिसको लेकर भारत में बहुत राजनीति हो रही है, कि जो अल्पसंख्यक हिंदू हैं, दूसरे माइनॉरिटीज़ हैं, उनके ऊपर अटैक्स की खबरें आ रही हैं, मॉब लिंचिंग हो रही हैं, ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स इसे रेस कर रहे हैं। भारत जब इन्हें रेस करता है, बांग्लादेश की तरफ से कहते हैं कि भाई आप लोग अपने माइनॉरिटीज़ को संभालें, उनके खिलाफ असॉल्ट्स हो रहे हैं। और इस मसले को अभी हाल के दिनों में जब फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री गए हुए थे ढाका, तो उन्होंने भी इस मुद्दे को उठाया था। इस मसले पर कैसे न्यू दिल्ली को आगे बढ़ना चाहिए, और इस वक्त माइनॉरिटीज़ की प्लाइट को लेकर क्या कुछ चिंताएं हैं? देखिए, माइनॉरिटीज़, ये तो पहली बार उनके ऊपर अटैक नहीं हुआ है। माइनॉरिटी अटैक मतलब बांग्लादेश जब से इंडिपेंडेंट हुआ है तब से माइनॉरिटी अटैक्स होते रहते हैं। मैं खुद 2001 में बांग्लादेश में थी, मेरी पोस्टिंग तब थी, मैं काउंसलर थी एम्बेसी में।
और उस समय जब बीएनपी पावर में आए, मैंडेट उनका बहुत बड़ा था, बहुत अटैक हुए थे ऑन माइनॉरिटीज़। अवामी लीग के पीरियड में भी स्टेडीली अटैक्स हुए हैं, बड़े बड़े केसेस कभी हुए, कभी माइनर केसेस, कभी छोटा मोटा होता रहता है। काफ़ी अटैक्स प्रॉपर्टी रिलेटेड डिस्प्यूट से होते हैं। काफ़ी लगता है लोगों को, क्योंकि ये इतने वल्नरेबल ग्रुप हैं, कितने कम संख्या में छोटे छोटे गाँवों में रहते हैं, तो लगता है कि इनको भगा दें तो प्रॉपर्टी इजीली मिल सकती है। अभी के जो मतलब जो फिगर्स आए हैं, दे आर वेरी अलार्मिंग। बहुत बड़े संख्या में इनके ऊपर अटैक्स हुए हैं, और इसमें देखिए एट द एंड ऑफ द डे ये बांग्लादेश के सिटीजन्स हैं। प्रेशर जो हम दे सकते हैं वो है कि बांग्लादेश सरकार के ऊपर दे सकते हैं कि इनको ड्यू प्रोसेस और फेयर लीगल सिस्टम के अंदर इनको एक जस्टिस मिलना चाहिए। अगर इनकी प्रॉपर्टी छीन ली गई है, अगर कोई प्राण हानि हुई है, उसका एक लीगल तरीका निकाला जा सके। और ये जो अटैक है, मेरे को नहीं लगता ये अचानक किसी दिन बंद हो जाएगा। ये तो वल्नरेबल ग्रुप है, और मतलब एक देश में जहाँ इतना ज़्यादा मॉब वायलेंस चल रहा है, तो दे आर अ वेरी सॉफ्ट टारगेट। जब भी इलेक्शंस हो बांग्लादेश में, क्योंकि इस वक्त अवामी लीग की जो हालत है, ज़्यादातर नेता या तो अंडरग्राउंड है या उनके खिलाफ केसेस स्लैप्ड हैं। अभी भी जो स्टूडेंट्स इस वक्त यूनुस की इंटरिम गवर्नमेंट से डिसल्यूशनड है, लेकिन वो फिर भी ये मान कर रहे हैं कि आप अवामी लीग को बैन ही कर दीजिए। तो इलेक्शंस क्या एक तरीके से, जिसको लेकर लोगों में गुस्सा था कि फ्री एंड फेयर नहीं हो रहे थे, इक्वली रिप्रेजेंटेटिव नहीं हो रहा था, ऑपोजिशन को पार्टिसिपेंट नहीं बनाया जा रहा था, क्या वही हालात फिर नजर आएंगे कि जहां मामला उलट जाएगा, बीएनपी और शायद जमात नजर आए इलेक्शंस में, अवामी लीग नजर ना आए? क्या उम्मीदें हैं इलेक्शन से बांग्लादेश में? देखिए, इलेक्शन तो मतलब एक तो उम्मीद है, उनके देश के लोगों की उम्मीद है कि एक अच्छा ओपन फेयर इलेक्शन होगा। पर ये भी सही बात है जो आप कह रही हैं कि बीएनपी के अलावा फ्रैंकली स्पीकिंग कोई मेजर पार्टी फील्ड में है नहीं। जितना भी जमात के एक्टिविटीज़ बहुत बड़े हैं, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट। और जमात सपोर्टर्स बहुत जगह घुस गए हैं, मतलब बिल्कुल पॉलिसी डिसीजन से ही पता चल रहा है कि जमात अभी ये लोग अभी पावरफुल बन रहे हैं। बट ये उनका जो पावर है, उनका जो सपोर्ट बेस है और आइडियोलॉजिकल उनके प्रति जो एक सपोर्ट है, वो इलेक्टोरल वोट्स में इन द पास्ट ट्रांसलेट नहीं हुए हैं। तो इन अ वे ये बीएनपी के लिए ओपन फील्ड है। पर बीएनपी, आप देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि वो बार बार कह रहे हैं कि अवामी लीग पार्टिसिपेट करे इलेक्शन में, क्योंकि उनको पता है कि अगर सिंगल पार्टी वही इलेक्शन करे और अवामी लीग जैसी मेजर पार्टी बैन हो जाए, मतलब लीगली उनको इलेक्शन से बाहर रखा जाए, तो वो इस इलेक्शन की भी वही स्थिति होगी जो क्रिटिसिज्म 24-18 के इलेक्शन के ऊपर हो रहे हैं। तो इसलिए इलेक्शन को सरकार को बहुत केयरफुली हैंडल करना पड़ेगा। तो एटलीस्ट इट हैज़ टू बी फ्री एंड फेयर, अदरवाइज दे विल बी वेरी डीप डिसअपॉइंटमेंट। डोनाल्ड ट्रंप के इंचार्ज होने के बाद, 20 जनवरी के बाद, स्वेरिंग इन के बाद, आपको लगता है कि ढाका विल बी ऑन हिज प्रायोरिटी लिस्ट इन एनी वे, या उनके आने से कोई असर पड़ेगा ऑन द यूनुस गवर्नमेंट? देखिए, थोड़ा तो असर पड़ा है, मतलब जैसे वो उनके 1-2 ट्वीट्स की वजह से थोड़ा प्रेशर पड़ा था। और ये फीलिंग जो एक बांग्लादेश को हुई थी, स्पेशली प्रोफेसर यूनुस के यूएस विजिट में ड्यूरिंग UNGA, जहां उनको इतने अच्छी तरह से रिसीव किया गया था, तो उसका रेपुटेशन होने नहीं वाला है, ये सरकार को पता है। एंड दे हैव टू डील विद द यूएस, बहुत मेजर पार्टनर है, उनके ट्रेड पार्टनर हैं, और बहुत बड़ा रिलेशनशिप है। तो ये तो टाइम बोलेगा कि हाउ मच इंटरेस्ट यूएस विल टेक। बट गिवन द ग्लोबल सिचुएशन सीम्स अ लिटिल अनलाइकली दैट दिस इज गोइंग टू बी बहुत हाई प्रायोरिटी में होगी ये चीज़। जस्ट द फाइनल क्वेश्चन, क्योंकि निर्वासित रूप से हैं यहाँ पर दिल्ली में शेख हसीना, और उनके प्रत्यर्पण एक्स्ट्राडिशन के लिए फॉर्मल रिक्वेस्ट किया गया है थ्रू द बांग्लादेश हाई कमीशन। उन्होंने अपने इनफैक्ट इंटरनेशनल, उनकी जो क्रिमिनल कोर्ट है उसके ज़रिए से नोटिस भेजा है। शेख हसीना जब तक यहाँ दिल्ली में रहेंगी, कितना बड़ा एक तरीके से थॉर्न इन द फ्लैश की वजह रहेंगी इन रिलेशंस, और एक्स्ट्राडिशन को लेकर आगे क्या हो सकता है?
देखिए, एक्सट्रेडिशन एक कॉम्प्लिकेटेड लीगल प्रोसेस है एंड मतलब मैंने जितना समझा है, ये एक्सट्रेडिशन ट्रीटी जो है, इसका मेन फोकस टेररिज्म रिलेटेड क्राइम और इंसर्जेंसी, ये सब चीज़ें हैं। इनफैक्ट एक्सट्रेडिशन को ईजियर किया गया 2016 में। ये सबको पता है कि शेख हसीना को फेयर ट्रायल मिलना मुश्किल है। उनके जो केसेस हैं, उनके एविडेंस गैदरिंग का प्रोसेस ही नहीं अभी तक ख़त्म हुआ है। तो ये फाइनली इन द एंड ऑफ द डे इट्स गोइंग टू बी अ पॉलिटिकल डिसीजन, उनका एक्सट्रेडिशन। बट आपने देखा होगा कि कल या परसों तौहीद हुसैन, उनके जो फॉरेन पॉलिसी एडवाइज़र है, उन्होंने एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट दिया। ये कहा कि हम लोग शेख हसीना का एक्सट्रेडिशन एक भारत बांग्लादेश के रिलेशनशिप में मेजर इशू नहीं है। उन्होंने इस तरह से कहा है कि हमारे रिलेशन 2 ट्रैक में चलेंगे, हम एक्सट्रेडिशन भी मांग रहे हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि इम्प्रूवमेंट इन रिलेशन ना हो सके साइमल्टेनियसली। तो आई थॉट मतलब दैट वाज अ वेरी सिग्निफिकेंट थिंग। बट यू थिंक शेख हसीना दिल्ली में रहते हुए उनको पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स अगर वो इशू करती हैं, उनके बेटे यूएस में बैठकर लगातार स्टेटमेंट्स इशू कर रहे हैं, इज दैट गुड फॉर द बायलैटरल रिलेशनशिप? क्या ये होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? देखिए, उसका तो प्रेशर पड़ेगा ही बायलैटरल रिलेशनशिप के ऊपर, क्योंकि उनका जो डिपार्चर बांग्लादेश से हुआ है वो कोई नॉर्मल डिपार्चर था नहीं। और मतलब ये जो पूरा मूवमेंट एंड पोस्ट मूवमेंट, हम जिस तरह के फीलिंग बांग्लादेश में देख रहे हैं, मैं तो बहुत साल से वॉच करती हूँ, मैंने पोस्टिंग्स किया है, मैं रही हूँ वहाँ, बट द एंटी हसीना स्टेटमेंट इज समथिंग, मैं भी बहुत उसमें आई बीन सरप्राइज बाय इट। मैंने द एक्सटेंट एंड द डेप्थ ऑफ दिस थिंग, एंड समटाइम्स इलॉजिकल चार्जेस आर बीइंग मेड अगेंस्ट। नहीं, लेकिन हसीना भी अगर यहाँ दिल्ली में रहते हुए आपको लगता है क्या उनको स्टेटमेंट्स इशू करने चाहिए यहाँ से? वो तो नहीं करने चाहिए, क्योंकि पॉलिटिकल सिचुएशन अभी इतना इतना अनसर्टन है। और आपने देखा ही होगा कि जो स्टेटमेंट विक्रम मिश्री के विजिट के बाद प्रेस ने कवर किया था कि फॉरेन सेक्रेटरी ने, अकॉर्डिंग टू द प्रेस, के फॉरेन सेक्रेटरी ने स्टैंडिंग कमेटी को कहा था कि इंडिया डज नॉट अप्रिशिएट दिस। तो अब पता नहीं एग्जैक्टली ब्रीफिंग क्या थी, हमें तो पता नहीं है, क्योंकि वो ब्रीफिंग तो होता नहीं है इन सब टाइप के मीटिंग्स के बाद। बट आई थिंक इट्स नॉट गोइंग टू बी इजी हैविंग हर हियर, डेफिनेटली। मैंने इस चीज़ को आप इग्नोर भी नहीं कर सकते हैं। और कैसे वो रहेंगी यहाँ, उनका स्टेटस वेटस, वो तो अब तो कोई पूछता भी नहीं है। पहले तो बांग्लादेश में उसके ऊपर बहुत डिस्कशन हो रहा था, वो किस स्टेटस में रहती है। आई थिंक वो हमारे बहुत पुरानी दोस्त हैं, बहुत लंबे समय से उनके परिवार के साथ पूरा रिलेशनशिप है। शेख साहब एंड प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना, जितने दिन वो प्राइम मिनिस्टर थी, हमारा रिलेशन भी बहुत अच्छा रहा। तो अब वो हैं यहाँ एज इन वेरी डिफ़िकल्ट सर्कमस्टांसेस। आई थिंक टाइम विल से कि ये कितना बड़ा फैक्टर होगा इन द रिलेशनशिप, बट मेरे को लगता है कि बोथ द गवर्नमेंट्स विल बी प्रैक्टिकल अबाउट इट एंड मूव अहेड। अब देखिए, पिछले कुछ सालों में हमने देखा है कि श्रीलंका में जब उथल पुथल देखने को मिली थी, राजापक्सास को देश छोड़कर जाना पड़ा था, हालांकि बाद में वापस गए, वो अभी वहीं हैं। शायद शेख हसीना को उम्मीद हो कि एट सम स्टेज उनकी वापसी हो सके, उनकी नहीं तो कम से कम उनके बच्चों की वापसी हो सके। अवामी लीग के भविष्य पर सवाल तो ज़रूर खड़े हैं, लेकिन भारत और बांग्लादेश एक दूसरे के लिए निश्चित रूप से बहुत अहम देश हैं, अहम पड़ोसी मुल्क हैं। 4300 किलोमीटर से लंबा हमारा सीमा है, और बांग्लादेश के इंटरनेशनल बाउंड्री का ऑलमोस्ट 94% बाउंड्री जो है दैट्स एक्चुअली शेयर विद इंडिया। तो ये इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है, और इस पर आपने इनसाइट्स शेयर किए, बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। तो इसी तरह से भारत की दूसरी विदेश नीति की प्राथमिकताओं और चुनौतियों पर हम बातचीत के सिलसिले को जारी रखेंगे। फिलहाल के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए नमस्कार, शुक्रिया, आदाब।